हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से हेल गार्डन में स्वागत है। यह है BTTH नोवेल का एपिसोड नंबर 252 और इसमें हम पिल टावर के हाई लेवल के मेंबर्स से मिलने वाले हैं। क्योंकि जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में जाना था, जियान और याला को पिल टावर में वापस आना अलायंस को फॉर्म करने का क्रिटिकल पार्ट है। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब के बटन को दबा के आप हमारी हेल गार्डन फैमिली का पार्ट बन सकते हो। ऐसा करने से फ्यूचर में आने वाले वीडियोस आपके पास लगातार पहुंचते रहेंगे। चलो अब जानते हैं पिछले पार्ट में क्या हुआ था। पिछले पार्ट की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है फ्लावर सेक्स सीन होता है एक बड़े से हॉल का, जिसके अंदर यनन के साथ साथ और भी कई एल्डर्स बैठे हुए होते हैं। लेकिन लीडर सीट पे यूनियन नहीं थी, बल्कि वहाँ पे तो मिडिल एज से दिखने वाली लेडीज बैठी हुई थी। हमें मालूम पड़ता है कि फ्लावर सेक की दोनों ग्रैंड एल्डर्स हैं, जिनकी स्ट्रेंथ बेंशिंग लेवल पे पहुंच चुकी है। उनके हाथ में फॉलिंग स्टार पवेलियन का एक स्क्रोल होता है, जिसमें अलायंस का पूरा मैटर लिखा हुआ था। हालांकि फ्लावर सेक अलायंस को ज्वाइन करने का सीधा मतलब ये होगा कि वो हॉलो सोल को ओपनली अपोज कर रहे हैं। लेकिन जब यनन पूरी तरीके से जान को सपोर्ट करने की कोशिश करती है तो फिर वो ग्रैंड एल्डर भी मान जाती है। इस तरीके से फ्लावर सेक ने अलायंस को ज्वाइन कर लिया था। फिर हमें सीन दिखाया गया था बर्निंग फ्लेम वैली का। बर्निंग फ्लेम वैली के चीफ टांगजन और उनकी बेटी टैंग हुअर इस समय एक बुड्ढे के सामने बैठे हुए होते हैं। इस बुड्ढे के बाल एकदम लाल होते हैं और वो फॉलिंग स्टार पवेलियन के स्क्रोल को हाथ में पकड़े काफी गुस्से में लग रहा था। वो इस प्रपोजल को रिजेक्ट करते हुए कई बार खांसता है। हमें मालूम पड़ता है कि बर्निंग फ्लेम वैली के एंसेस्टर हैं। तभी टैंगजन बताते हैं कि जियान ने बोला है कि वो एंसेस्टर की बॉडी की छिपी हुई चोटों को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। जब बर्निंग फ्लेम वैली के एंसेस्टर पूछते हैं अगर मैंने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया तो टैंगजन बताती है जियान तब भी हेल्प करने के लिए तैयार है। फाइनली इसी के साथ बर्निंग फ्लेम वैली के एंसेस्टर इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते हैं, यानी कि दोनों फैक्शंस अलायंस का पार्ट बनने के लिए तैयार थे। दूसरी तरफ याला और जियान पिल रीजन के लिए निकल जाते हैं। अब क्योंकि दोनों ही सेंट लेवल के पावर हाउस बन चुके हैं, उन्हें पिल टावर तक पहुंचने में बस आधा दिन लगता है। जिसके बाद जोन कॉन्जी, जोनी और लेन तेजी से उनकी मुलाकात होती है। अभी जोन कॉन्जी बैंगचैंग में एडवांस हो चुके थे। याला को देख के तीनों लोग काफी इमोशनल हो जाते हैं। जब याला अलायंस की बात करते हैं, तीनों जॉइंट हेड्स के एक्सप्रेशंस काफी कॉम्प्लिकेटेड थे। वो कहते हैं अगर हमारे एंसेस्टर यहाँ पे मौजूद होते तो ये डिसीजन बड़े आराम से ले लिया था। फिर हमें मालूम पड़ता है एंसेस्टर के बारे में। इनके एक्चुअल फॉर्म इंसान नहीं बल्कि एक मेडिसिन पिल होते हैं। खैर उस पूरी स्टोरी को जानने के लिए पिछले एपिसोड को देख सकते हो। फिर जियान, याला और जोन कॉन्जी की टोली स्मॉल पिल टावर के अंदर एंटर कर जाती है। ये एक सीक्रेट क्रिएटेड रियल्म होता है। इस रियल्म में पहाड़ी पहाड़ होते हैं। इन पहाड़ों पे नॉर्मल खेतों की तरह मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स की खेती करी जाती थी। जब जोन कॉन्जी कुछ समय के बाद दोबारा से याला और जियान से मिलते हैं, उनके पास एक अच्छी खबर है, एक बुरी खबर होती है। अच्छी खबर ये थी कि स्मॉल पिल टावर के जो एल्डर काउंसिल के 10 बोर्ड्स होते हैं, उनमें से 5 बोर्ड्स उनके साइड में थे। और बुरी खबर ये होती है कि ओल्ड डीमन हो, जो कि पहले याला का राइवल रह चुका है, वो इस एल्डर काउंसिल का एक और मेंबर बनने जा रहा है। और वो क्लियरली अलायंस को ज्वाइन करने के ऊपर वोट नहीं करने वाला। यानी कि दूसरी साइड में होंगे 6 वोट्स और इनके पास है 5 वोट्स। ये क्लियरली डिसएडवांटेज में। तभी जोनी का ध्यान जाता है जियान की तरफ। वो कहते हैं ऐसी बात तो है नहीं कि हम पूरी तरीके से होपलेस हों, क्योंकि जियान पिल गैदरिंग के चैंपियन होने के साथ साथ पिल टावर का पिल जायंट बनने का भी सक्सेसर है। उसके पास ओल्ड डीमन हाउस से कम्पीट करने की पावर है। इस तरीके से वो एल्डर काउंसिल का नया मेंबर बन सकता है। अब आगे क्या होने वाला है चलो हम जानते हैं इस एपिसोड में। जोनी के शब्दों को सुनकर जोन कॉन्जी और बाकी लोग स्टार्टेड हो गए थे। थोड़ी देर तक सोचने के बाद वो नोट करते हैं। जोन कॉन्जी कहते हैं हालांकि सीनियरिटी वाइज ओल्ड डीमन हाउस जियान से एकदम सुपीरियर है, लेकिन जियान की जिस लेवल की अभी की एबिलिटीज है ओल्ड डीमन हाउस से कम्पीट कर सकता है। ये लोग हंस के बोलते हैं ऑलराइट, तो फिर जियान को उस ओल्ड डीमन से कम्पीट करने दो। मैं भी उसे बता दूंगा कि सिर्फ मैं याओ चैन ही उसे डिफीट नहीं कर सकता हूँ, बल्कि मेरे डिसेबल के पास भी उसे हराने की पावर है। टियान लेजी तेजी से हंस के बोलते हैं अगर सच में ऐसा हो जाता है तो फिर ओल्ड डीमन हो का चेहरा एकदम ग्रीन हो जाएगा। कुछ ही सेंटेंसेस के अंदर जिस तरीके से जियान के इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना डिसाइड हो गया था, ऐसे सीन को देख के जियान एकदम स्पीचलेस फील करता है। लेकिन रिगार्डलेस चाहे बात कैसे भी हो, जियान को क्लियरली पता होता है कि अगर वो इस कंपटीशन में नहीं जीतता है तो अलायंस के फ्यूचर खतरे में आ जाएगा। इस वजह से जियान इस कंपटीशन को बिल्कुल रिजेक्ट नहीं करता। उसकी अभी के एल्केमी स्किल के साथ उसे उन एक्सट्रीमली ओल्ड डीमंस का भी कोई फियर नहीं है। अब क्योंकि जियान को अपने अपोनेंट की खासियत और कमजोरियों के बारे में जानना जरूरी था, जियान पूछता है उस ओल्ड डीमन हु के द्वारा रिफाइन करी हुई पिल आखिर कितने रंगों वाली पिल लाइटिंग को समन कर सकती है। जोन कॉन्जी थोड़ा सोचने के बाद बोलते हैं उस ओल्ड डीमन को सच में पूरी ताकत लगा के रिफाइन करते हुए देख मुझे बहुत साल हो चुके हैं। उसकी पिल रिफाइन करने की स्ट्रेंथ को मैंने 20 साल पहले देखा था। उस समय उसने सक्सेसफुली एक 8 रंग वाली पिल लाइटिंग को अट्रैक्ट कर लिया था। अब हो सकता है कोई 9 रंगों वाली पिल लाइटिंग को भी अट्रैक्ट कर सके। जियान कहते हैं 9 रंगों वाली पिल लाइटिंग, हाँ सच में इंसान पिल गैदरिंग के चैंपियन याला से कम्पीट करने का वर्दी है। ऐसी एल्केमी स्किल्स को सेंट्रल पेंस में टॉप बोला जा सकता है। येलो की बॉय भी सिकुड़ जाती हैं। वो कहते हैं लगता है पिछले कुछ सालों में उस ओल्ड डीमन की प्रोग्रेस काफी तेज रही है। अगर जियान को उसे हराना है तो फिर उसे कम से कम 9th ग्रेड की पिल को रिफाइन करना होगा। एक टीयर 9 की मेडिसिन पिल, भले उसका ग्रेड सबसे लोएस्ट हो, तब भी उस टीयर 9 ट्रेजर पिल को रिफाइन करने में येलो को काफी परेशानी होने वाली है। भले जियान काफी पावरफुल हो, लेकिन जब बात होती है पिल
रिफाइनमेंट की इसमें एक्सपीरियंस का बहुत योगदान होता है। वो ओल्ड डीमन हाउ लगातार कई सालों से अपने आप को रिफाइनमेंट में घुसाए हुए है। उसका एक्सपीरियंस जियान से कई गुना ज्यादा है। ये सुन के जॉन कॉन्जी की टोली नॉड करती है। इन सभी की आंखें शिफ्ट होती है जियान की तरफ। जॉन कॉन्जी पूछते हैं क्या तुम कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो? जियान कहते हैं टियर 9 की मेडिसिन पिल। हाँ, वो अपने हाथों को रगड़ते हुए बोलता है ठीक है मैं ट्राई कर सकता हूँ। हालांकि जियान ने कभी टियर 9 की मेडिसिन पिल को रिफाइन नहीं किया है, लेकिन अभी उसकी स्ट्रेंथ राइज हो चुकी है। इन 2 सालों की रिट्रीट में जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की प्रोग्रेस काफी खतरनाक रही है। उसका स्पिरिचुअल स्टेट सीधा सोल स्टेट से हेवली स्टेट में एंटर कर चुका है। अब वो यालाओ जैसे ओल्ड जनरेशन के एक्सपर्ट से भी बिल्कुल वीक नहीं है। जियान के शब्दों को सुनकर जॉन कॉन्जी ग्रुप कहीं न कहीं रिलीफ फील करता है। जॉन कॉन्जी तुरंत ही कहते हैं चलो जियान को कंपटीशन में ज्वाइन करवाने की तैयारी शुरू करी जाए। उसकी पिल गैदरिंग चैंपियन की क्वालिफिकेशन को देखते हुए इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यालाओ जियान नॉड करते हैं। जॉन कॉन्जी खड़े होते हैं। वो कहते हैं तुम दोनों अगले 3 दिनों तक इस हाउस में रेस्ट कर सकते हो। ये जगह एल्केमिस्ट के लिए बहुत ही सूटेबल है। फिर वो हंसती हुई टियान लेजी और जॉनी के साथ चले जाते हैं। आखिरकार एल्डर सिलेक्शन में जियान को ज्वाइन करवाना ये प्रोसेस भी थोड़ी सी पेचीदा है। अगर वो अचानक से एक और नए इंसान को इंक्लूड करना चाहते हैं तो ये प्रोसेस थोड़ी सी ट्रबलसम होने वाली है। इस तरीके से अगर हमारे 3 दिनों में जियान और यालाओ टेम्परेली पिल टावर के माउंटेन पे रहते हैं। इस समय के दौरान इन सभी ओल्ड जनरेशन के एल्केमिस्ट मिलने के लिए आते हैं। ऑफ कोर्स इन सभी के आने का रीजन यालाओ होते हैं। इन सभी से यालाओ की पुरानी पहचान होती है। यालाओ के इतने साल तक गायब रहने की वजह से ये नेचुरली उनसे दोबारा मिलना चाहेंगे। यालाओ जियान को भी इन सभी ओल्डर जनरेशन के एल्केमिस्ट से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। आखिरकार एक समय पे ये सभी सेंट्रल पेन्स के एक्सट्रीमली रेनाउंड एक्सपर्ट रहे हैं। इतनी लंबी हिस्ट्री की वजह से इन सभी के सेंट्रल पेन्स में कई पुराने दोस्त होते हैं। अगर कोई इनकी जान पहचान में आता है तो ये उसके फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल ही रहेगा। ऑफ कोर्स जान को भी यालाओ की इंटेंशन अच्छे से पता होती है। इस वजह से वो इन सभी बुड्ढों के सामने काफी कर्टियस और रिस्पेक्टफुल बिहेव करता है। इसकी वजह से सभी पुराने एल्केमिस्ट काफी सेटिस्फाइड फील करते हैं। स्पेशली जब उन्हें मालूम पड़ता है कि जान की एल्केमिस्ट के यालाओ के लेवल पे पहुंच चुकी है, ये जान से और भी अच्छे से पेश आते हैं। चाहे दुखी कंटेंट के किसी पार्ट में चले जाओ, वो लोग जो कि स्ट्रेंथ को पोजेस करते हैं उन्हें दूसरे भी काफी जल्दी एक्सेप्ट करेंगे। ऐसे माहौल में 3 दिन काफी जल्दी से चले जाते हैं। जब चौथे दिन की सूर्य की रोशनी नीचे टकराती है, इस पहाड़ के ऊपर की शांति को शोर शराबा रिप्लेस कर लेता है। वैसे भी स्मॉल बिल टावर के अंदर यूजुअली काफी कम नॉइज होता है। बस सभी चुपचाप से एक दूसरे के साथ डिस्कस किया करते थे। कभी कभी एल्केमी स्किल्स के ऊपर चैलेंजेस भी होते हैं। नहीं तो इन सभी का फोकस अपने मेडिसिनल गार्डन को मेंटेन करने में होता है। अब क्योंकि ये सभी बुड्ढे दुखी कंटेंट की कॉन्फ्लिक्ट में फंसना नहीं चाहते, इनका यहाँ पर रहन सहन काफी ज्यादा सिंपल होता है। इस बिल टावर के माउंटेन टॉप पे एक ओपन ग्राउंड होता है। हम इस ओपन ग्राउंड के चारों तरफ बादलों को देख सकते हैं। ये बादलों की मोटी लेयर बिल्कुल रुई जैसी लगती है। जो भी इन्हें पहली बार देखेगा उसकी इच्छा इनके ऊपर चलने की होगी। ये ओपन ग्राउंड जो कि जनरली खाली रहा करता था, इस समय यहाँ पे कई लोग आ चुके होते हैं। इनमें से ज्यादातर लोगों के बाल सफेद होते हैं। ये एक्सट्रीमली ओल्ड नजर आते हैं। अगर इनमें से कोई भी सेंट्रल बेस में बाहर निकलता है तो फिर बड़े बड़े फैक्शन उनका वेलकम करने के लिए रेडी रहेंगे। आखिरकार कोई भी सेक्ट जो कि इस लेवल के एल्केमिस्ट को पोजेस करता हो, उसका फ्यूचर डेफिनेटली ब्राइट होने वाला है। जब इस ओपन ग्राउंड के ऊपर बिखरे हुए लोगों की संख्या बढ़ रही होती है, जॉन कॉन्जी की टोली यालाओ और जियान को लेकर यहाँ पे पहुंच जाती है। यालाओ के अपीयर होते ही यहाँ पे इकट्ठे होने वाले लोगों की संख्या बढ़ने लगती है। वो सभी हंस के यालाओ को ग्रीट करते हैं। इनकी खुशी से भरे एक्सप्रेशन को देख के पता लगा जा सकता है कि अपने स्मॉल पिल टावर के अंदर के समय में यालाओ काफी ज्यादा फेमस रहे होंगे। जब यालाओ स्माइल के साथ अपने पुराने दोस्तों से मिल रहे होते हैं, तभी इनके कानों में एक अनफ्रेंडली आवाज एंटर करती है। वो आवाज कहती है याओचेन तुम अभी जिंदा हो। फटक से क्राउड एक रास्ता बनाता है। हम एक पतले से ग्रे रोड एल्डर को आगे आते हुए देखते हैं। यालाओ स्माइल के साथ इस ग्रे रोड ओल्ड मैन को देखते हैं। उस सवाल को वापस करते हुए बोलते हैं हाँ ओल्ड डीमन हो, अगर तुम अभी जिंदा हो तो मैं तुमसे पहले कैसे जा सकता हूँ। यालाओ जिस तरीके से इस बुड्ढे को एड्रेस कर रहे हैं, इसे सुन के जियान का दिल कांप जाता है। तो फिर यही ओल्ड डीमन हुए। हाँ, जियान की आंखें देखती हैं इस ग्रे रोड ओल्ड मैन को। इस बुड्ढे का साइज इसके सरनेम जैसा होता है। वैसे हो का मतलब होता है बंदर। इसका चेहरा थोड़ा ओल्ड फैशन लगता है। ऐसा लगता है जॉम्बी है। वो ग्रे रोड ओल्ड मैन हल्की आवाज में बोलता है जब तुम पहले अपनी मर्जी से स्मॉल पिल टावर को छोड़ के गए थे, मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारे पास यहाँ वापस आने की हिम्मत होगी। इस बुड्ढे और यालाओ के बीच में हमेशा से 36 का आंकड़ा रहा है। वो शुरुआत से यालाओ को सरपास करना चाहता था, लेकिन उसकी डिजायर कहीं फुलफिल नहीं हो पाई। अभी उसके लिए एक बड़े नासूर की तरह बन गई है। यालाओ बिना बहस करे हुए स्माइल करते हैं। उनकी स्माइल काफी रिलैक्स होती है। जब उस बुड्ढे को लगता है कि यालाओ उसे इग्नोर कर रहे हैं, वो आईब्रोज को नेट करके बोलता है मैंने सुना है तुम इस एल्डर सिलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हो। चलो ये भी अच्छा ही है। इतने सालों तक न मिलने के बाद मैं भी जानना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारी एल्केमी स्किल्स थोड़ा आगे बढ़ी हैं। इन शब्दों को सुन के यालाओ की स्माइल थोड़ी डांस हो जाती है। वो अपने सिर को हिलाते हुए बोलते हैं मैं इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूँ। अगर तुम सच में मुझसे कम्पीट करना चाहते हो तो फिर तुम्हें मेरे चेले को पहले हराना होगा, क्योंकि कोइंसिडेंटली वो भी कॉम्पिटिशन को ज्वाइन कर चुका है। तुम्हारा डिसाइपल। यालाओ की बात को सुन के ओल्ड डीमन हो का ध्यान जियान की तरफ जाता है। जियान की एज को सेंस
करके उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। वो कोल्ड आवाज में बोलता है, ये तो छोटा सा बेबी है, इसके पास पार्टिसिपेट करने की क्या क्वालिफिकेशंस होंगी। याओचन, अगर तुम सच में ट्रिक्स का यूज करना भी चाहते हो तब भी तुम्हें चीजों का ध्यान रखना होगा। आखिर ये पिल टावर है, वो सेंट्रल प्रिंस नहीं। कुछ एल्डर्स जिन्हें सिचुएशन के बारे में पता नहीं होता, उनकी अजीब अजीब सी नजरें जियान के ऊपर जाती हैं। क्लियरली वो भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार जियान के पास पार्टिसिपेट करने की क्या क्वालिफिकेशंस है। जॉन कौन सी ओल्ड डीमन हु की तरफ देखते हुए बोलते हैं, ओल्ड डीमन हु जियान इस बार का पिल गैदरिंग चैंपियन है, आखिर उसके पास क्वालिफिकेशन की क्या कमी है। पिल गैदरिंग चैंपियन, इस टाइटल को दोबारा सुन के ओल्ड डीमन हु का एक्सप्रेशन थोड़ा सा डार्क हो जाता है। उसके अपने समय पे वो येलो को डिफीट करके पिल गैदरिंग चैंपियन अवार्ड को हासिल करने में बस थोड़ा सा पीछे रह गया था। तब से ये मामला उसके दिल के अंदर का कांटा बना हुआ है। अनएक्सपेक्टेड बात है कि याओचन का डिसाइपल एक्चुअली में इस टाइटल को फिर से रिसीव कर पाया। ओल्ड डीमन हु कहता है, लगता है इस बार की पिल गैदरिंग चैंपियन की क्वालिटी काफी लैग कर रही है। ये सुन के जुआनी सामने आती है। वो कहती है, तुम गलत हो। जियान ने इस बार की पिल गैदरिंग चैंपियनशिप को जीतने के लिए एक 5 रंगों वाली पिल लाइटिंग की मेडिसिन पिल को रिफाइन किया था। इस कंपटीशन की डिफिकल्टी तुम्हारे समय के कंपटीशन से भी हाई रही है। 5 रंगों वाली पिल लाइटिंग, इन शब्दों को सुन के आसपास के एल्डर्स के चेहरे एकदम सरप्राइज से भर जाते हैं। भले इस समय उन्हें इस टीयर की मेडिसिन पिल को रिफाइन करने में कोई परेशानी ना हो, लेकिन जब वो पिल गैदरिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, ये उनके लिए ऑलरेडी अच्छी बात थी कि वो ऐसी पिल को रिफाइन कर सके जो कि पिल लाइटिंग को अट्रैक्ट कर पाए। उनके लिए 5 रंगों वाली पिल लाइटिंग को ज्यादा ही दूरी की बात थी। जॉनी के ऐसे रिटॉर्ट को सुन के ओल्ड डीमन हु का चेहरा और भी सोलम हो जाता है। उसे ऐसा लग रहा होता है जैसे सुइयों के सिंहासन पे बैठा हो। उसके चेहरे पे एम्बेरसमेंट क्लियरली दिखाई देती है। वो स्नॉट करके बोलता है, 5 कलर्ड पिल लाइटिंग, यहाँ पे ये कुछ खास नहीं है। अब क्योंकि तुम इनसे पार्टिसिपेट नहीं करने वाले तो फिर इस एल्डर पोजीशन को मुझे लेने दो, लेकिन क्योंकि लिटिल फेलो तुम्हारा डिसाइपल है, मैं तुम्हें इसे टीच करने में हेल्प करूंगा। येलो स्माइल के साथ बोलते हैं, हाँ, ये मेरा डिसाइपल सच में अपने लिमिट्स को नहीं जानता है। अगर ओल्ड डीमन हु आप सच में इसे सिखाना चाहते हो तो फिर मैं आपको पहले थैंक यू बोलूंगा। ओल्ड डीमन हु येलो के इन मॉकिंग शब्दों को अच्छे से समझ पा रहा था। वो एक कूल स्नॉट की बात बोलता है, याओचन, मुझे पता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। जैसी मुझे एल्डर पोजीशन मिलती है, मेरी वजह से तुम दोनों डेफिनेटली खाली हाथ वापस जाने वाले हो। ये कहने के बाद अपनी गुस्से से भरी चेहरे को लेके सीधा येलो से दूर चला जाता है। ओल्ड डीमन हु को इस तरीके से फ्यूरियसली जाती हुई देख येलो स्माइल के साथ बोलते हैं, लगता है हमें इस ओल्ड डीमन हु के एल्डर बनने के सुंदर से सपने को तोड़ना होगा। जियान, तुम्हारा क्या कहना है। इस समय जियान के चेहरे पे मुस्कान की जमकान होती है। वो नोट करके बोलता है, टीचर आप बिल्कुल चिंता मत करो, हमसे इनको समय के बाद का देखते हैं। इस ओपन ग्राउंड में एक एंशिएंट सी गोंग वाली आवाज गूंजती है। इस गोंग साउंड के वाइब्रेट होने से माउंटेन के टॉप के ऊपर का एरिया डिस्टॉर्ट होने लगता है। बिना किसी वार्निंग के 7 फिगर्स उस स्टोन स्टेज के ऊपर अपीयर हो गए थे। इन 7 को देख के कई लोग बाव करते हैं। वो रिस्पेक्टफुल आवाज में कहते हैं, ग्रीटिंग 7 एल्डर्स। अगर स्मॉल पिल टावर की बात करें तो मेन एल्डर काउंसिल की पोजीशन सबसे हाईएस्ट कंसिडर करी जा सकती है। नेचुरली इन सभी एल्डर्स का स्टेटस काफी हाई है, और तो और क्योंकि ये सभी स्मॉल पिल टावर में से सिलेक्ट करे गए थे, स्मॉल पिल टावर के सभी लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। खैर, भीड़ का एक ऐसा जियान भी होता है। उसकी आंखें इन 7 एल्डर्स को देख रही थी। इन्हें केयरफुली ऑब्जर्व करने के बाद वो फाइनली 4 इंडिविजुअल्स पे फोकस करता है। इन 7 एल्डर्स में से इन चारों के और एक्सेप्शनली पावरफुल लगते हैं, स्पेशली जब जियान देखता है उस बिना इमोशन वाले बुड्ढे को जिसने लाइन वाले कपड़ों को पहन के रखा था। इसे देख के जियान की आंखें थोड़ी इंटेंस हो जाती हैं। वो कहते हैं, 2 मिडिल लेवल बेंशेंग, एक हाई लेवल बेंशेंग, और एक जिनकी स्ट्रेंथ दोशेंग क्लास के 2nd स्टार की इनिशियल लेवल पे पहुंच चुकी है। तो ये पिल टावर की ट्रू स्ट्रेंथ है। तभी मैं कहूँ कि हॉलो सोल की बराबरी पे क्यों खड़े हैं। उस लेनन क्लोज वाले बुड्ढे को देख के जियान चुपचाप से साय करता है। पिल टावर ऐसे फैक्शंस जो कि सेंट्रल प्लेस में न जाने कितने सालों से एग्जिस्ट करते आ रहे हैं, इनकी फाउंडेशन रिलेटिवली बहुत ही टेरिफाइंग हो चुकी है। अगर उसकी स्ट्रेंथ एक सर्टेन लेवल पर नहीं पहुंची होती तो ऐसे एक्सट्रीम लेवल के सीक्रेटिव एग्जिस्टेंस के बारे में उसे बिल्कुल पता नहीं चलने वाला था। इस समय यालो जियान के पीछे खड़े हुए होते हैं। वो जियान के कान में बोलते हैं, वो लाइनन के कपड़े पहने हुए एल्डर स्मॉल पिल टावर के फर्स्ट एल्डर हैं। अगर हम एंसेस्टर को छोड़ दें तो उन्हें स्मॉल पिल टावर में सबसे सीनियर बोला जा सकता है। इवन जब मैं भी उनसे मिलता हूँ तो मुझे भी एक जूनियर की तरह बिहेव करना पड़ता है। यालो की बात को सुन के जियान को समझ में नहीं आता कि आखिर वो इसका क्या रिप्लाई करे। इस फर्स्ट एल्डर के सामने उसके टीचर भी यंगर जनरेशन के मेंबर हैं। लगता है इस फर्स्ट एल्डर की सीनियरिटी को ज्यादा ही फ्राइटनिंग है। उस लाइनिंग क्लोथ मैन ने लगता है जियान को डिटेक्ट कर लिया था। जब जियान उसे ऑब्जर्व कर रहा होता है, उस बुड्ढे की आंखें जियान की तरफ जाती हैं। उन आंखों में हल्की सी फ्लक्चुएशन तुरंत ही फ्लैश हुई थी। क्लियरली उसने जियान की पावर को डिटेक्ट कर लिया है। फर्स्ट एल्डर को अपनी तरफ देखते हुए सेंस करके जियान की आईब्रोज स्ट्रेच होती है। वो कहता है, क्या पावरफुल स्पिरिचुअल प्रेशर है। जियान आसपास के स्पेस में एक इनविजिबल प्रेशर सेंस करता है। ऐसे प्रेशर को और कोई डिटेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि जियान यहाँ पे इन्वॉल्व पार्टी है। बस जियान ही से डिटेक्ट कर सकता है। अच्छी बात है कि हमारा जियान पुराना वाला जियान नहीं रहा। भले ही फर्स्ट एल्डर के स्पिरिचुअल प्रेशर की वजह से वो थोड़ा सा प्रेशर फील करे, लेकिन ये उसे बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। इस वजह से जियान के एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज नहीं होते। जियान के बिना चेंज हुए एक्सप्रेशन को देख के हम उस फर्स्ट एल्डर की आईब्रोज को ऊपर उठते हुए देखते हैं। वो फाइनली अपनी नजरों को शिफ्ट कर लेते हैं। फर्स्ट एल्डर की आवाज सभी के कानों तक पहुंची थी। वो कहते हैं, आज हमारे
स्मॉल पिल टावर के लिए एक रेयर ओकेजन है और यह है एल्डर सिलेक्शन। अब ऐसी बात भी नहीं कि आप सभी ने पहली बार एक्सपीरियंस किया हो, इस वजह से मैं नियमों के बारे में कुछ भी बात नहीं करूंगा। आप माउंटेन से किसी भी मेडिसिन इंग्रेडिएंट को ले सकते हो। जो भी सबसे हाईएस्ट ग्रेड की मेडिसिन पिल को रिफाइन करेगा उसे ही विजेता घोषित किया जाएगा। भले फर्स्ट एल्डर रिलेटिवली काफी ओल्ड हो, लेकिन इसके काम करने का तरीका बहुत ही तेज होता है। बिना अननेसेसरी शब्दों का यूज करे हुए वो तुरंत ही ओपन ग्राउंड की तरफ पॉइंट करके बोलते हैं, एवरीवन। अगर किसी के दिमाग में कोई इंक्वायरी ना हो तो वो जिनके पास सिलेक्शन को ज्वाइन करने की क्वालिफिकेशंस हो वो कृपया करके आगे बढ़े। फर्स्ट एल्डर के शब्दों को सुन के ओपन ग्राउंड में से कई रेस्पेक्टफुल आवाजें आती हैं। हम ओपन ग्राउंड के स्टैंड एरिया में से कई फिगर्स को आगे बढ़ते हुए देखते हैं। ऐसे सीन को देख के जियान भी स्माइल करके बोलता है, टीचर मुझे भी आगे जाना होगा। साइड में जुआनी बोलती है, ठीक है तुम अपना बेस्ट देना, तुम अपने टीचर के नाम को खराब नहीं कर सकते हो। जियान नोट करता है, जिसके बाद सभी की सरप्राइज नजरों के सामने वो इस क्राउड में से बाहर आ गया था। जियान की अपीयरेंस कई लोगों के ध्यान को आकर्षित करती है। ये सभी बुड्ढे अपना यात्रा इस समय सिक्लूजन में रह के बिताते हैं। इस वजह से इनमें से किसी को पता नहीं होता कि इस नौजवान ने सिलेक्शन प्रोसेस को कब ज्वाइन किया। फर्स्ट एल्डर क्राउड की तरफ देखते हुए बोलते हैं, ये जूनियर जियान है। ये याओचन के डिसाइपल होने के साथ साथ सबसे रिसेंट पिल गैदरिंग का चैंपियन है। रूल्स के हिसाब से जियान के पास एल्डर सिलेक्शन को ज्वाइन करने की क्वालिफिकेशंस हैं। फर्स्ट एल्डर के मुंह से शब्द जस्ट बाहर ही आए थे, लोगों की भीड़ में कई प्राइवेट कन्वर्सेशन शुरू हो जाती हैं। एक ओल्ड मैन बोलता है, तो ऐसी बात है। उसके साइड में खड़ा ओल्ड मैन बोलता है, अनएक्सपेक्टेड बात है कि उस ओल्ड फेलो याओचन ने एक और डिसाइपल को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन एल्डर सिलेक्शन कोई ऑर्डिनरी गेम नहीं है। क्या याओचन इस लड़के को इसलिए ज्वाइन करवा रहा है जिससे ये लड़का एक्सपीरियंस को गेन कर सके। हालांकि पिल गैदरिंग के चैंपियन का वजन काफी हैवी है, लेकिन अगर इस टाइटल पर रिलाई करते हुए जियान एल्डर सीट के लिए बाकी सीनियर से कम्पीट करना चाहता है तो फिर ये काफी नहीं बढ़ेगा। कई लोगों को ऐसा लगता है जैसे याओचन जियान को एक्सपीरियंस के लिए पार्टिसिपेट करवाना चाहते हैं। अब खैर ये सभी क्या सोच रहे हैं, जियान को घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी आंखें बंद करके रिकूपरेट करने लगता है। जैसे जैसे इस ओपन ग्राउंड में और भी कई एल्डरली फिगर्स अपीयर होते रहते हैं, बाकी लोग स्क्वायर के सेंटर वाले एरिया को छोड़ देते हैं। ये सभी एजेस पे पहुंच गए थे। ऐसे सीन को देख के फर्स्ट एल्डर फिर से बोलते हैं, अगर सभी लोग प्रिपेयर हो चुके हो तो फिर प्लीज शुरू करो। फर्स्ट एल्डर के शब्दों को सुनने के बाद ओपन ग्राउंड का एटमॉस्फेयर काफी ज्यादा टेंस हो जाता है। सभी के एक्सप्रेशन ग्रेव हो चुके थे। तभी इस हैवी एटमॉस्फेयर के दौरान एक क्लैंग वाला क्लियर मेटेलिक साउंड सुनाई देता है। फिर ऐसे साउंड एक के बाद एक अपीयर होने लगे थे। कई मेडिसिन कलर्स जिनके और काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं हम उन्हें स्टोरिंग से आते हुए देखते हैं, जिसके बाद हैवी तरीके से ग्राउंड से जाकर टकरा देते हैं। सभी कलर्स के ग्राउंड पर लैंड करने के बाद कई लोग चिल्ला के बोलते हैं, स्टार्ट द फायर। बहुत जल्दी कई अलग रंगों की फ्लेम्स जो कि देखने में काफी ज्यादा पावरफुल लगती हैं, हम उन्हें मेडिसिन कलर्स के अंदर राइज करते हुए देखते हैं। एक ही पल के अंदर पूरे स्क्वायर का तापमान खतरनाक तरीके से राइज होने लगता है। अपने आसपास इतने सारे मेडिसिन कलर्स को देखने के बाद जियान का एक्सप्रेशन थोड़ा सा सॉलम हो चुका था, लेकिन वो अपने मेडिसिन कलर को तुरंत ही बाहर नहीं निकालता, बल्कि वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, जिसके बाद वो क्लेंच हो जाते हैं। एक पर्पल ब्राउन फ्लेम जिसमें सफेद रंग की लपटें उठ रही होती हैं जियान के हाथ से बाहर आई थी। ये फ्लेम का क्लस्टर जस्ट अपीयर हुआ था, अचानक से स्वेल होने लगता है। एक स्टैंड के अंदर जियान के सर के ऊपर जाके किसी आग के बादल की तरह जलने लगता है। देखते ही देखते सभी की स्टैंड आंखों के सामने ये फ्लेम से बना बादल चढ़ होके एक पर्पल ब्राउन मेडिसिन कर्डन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये कर्डन पूरी तरीके से फायर से बना हुआ था। जियान की ऐसी ट्रिक कई सरप्राइज से भरी नजरों को आकर्षित करती है। हम कुछ लो और डीप आवाजों को सुन सकते हैं। एक ओल्ड मैन कहता है, ये तो हेवली फ्लेम है। ये सुन के साइड में खड़ा बुड्ढा बोलता है, लगता है लड़का अपने फ्लेम के कंट्रोल के ऊपर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट है। क्या ऐसे डर नहीं कि रिफाइनमेंट के दौरान ये इस फ्लेम कंडलर की वजह से अपने कंट्रोल को खो बैठेगा। ये फ्लेम कंडलर जियान के सामने पहुंचता है। इसकी ऐसी शानदार अपीयरेंस की वजह से कि एल्केमिस्ट गुरुओं के चेहरे पे काफी सीरियस एक्सप्रेशन आ जाते हैं। आखिर इस पर जो स्ट्रेंथ और फ्लेम के ऊपर कैसा कंट्रोल चाहिए होगा जैसे हेवली फ्लेम को ऐसे पिनिकल लेवल पे कंट्रोल किया जा सके। ओल्ड डीमन हु जो कि थोड़ी सी दूरी पे होता है, इस कमोशन की वजह से उसका ध्यान भी अट्रैक्ट हो गया था। शुरुआत में तो हम उसकी भौहें सिकुड़ते हुए देखते हैं, फिर उसके मुंह से कोल्ड हंसी की आवाज बाहर आती है। एक यंग जनरेशन का मेंबर अल्टीमेटली यंगर जनरेशन का ही रहेगा। ये हमेशा ऐसी यूजलेस चीज नहीं करते हैं। इस फ्लेम कर्डन के फॉर्म होने के बाद हम जियान को चुटकी बजाते हुए देखते हैं। मेडिसिनल कर्डन में से फ्लेम राइज होती है। अचानक से सभी को एक पफ साउंड सुनाई देता है। ये एक फायर ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो गई थी जो कि कर्डन के अंदर घूमता रहता है। इस मेडिसिनल कर्डन को फॉर्म करने के बाद जियान रिफाइनमेंट प्रोसेस को कंटिन्यू नहीं करता, बल्कि उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। जियान के एक्शंस को देखे कई लोग स्टंट हो गए थे, लेकिन इस नौजवान ने जिस लेवल का फ्लेम कंट्रोल दिखाया है इसे कोई भी अंडर एस्टिमेट नहीं करता। जोन कौन सी थोड़ी देर तक सोचने के बाद बोलते हैं, आखिर इस बार जियान कौन सी मेडिसिन बिल को रिफाइन करने जा रहा है। येलो सॉफ्ट आवाज में कहते हैं, जियान के पास वो सारी नॉलेज है जहाँ तक मेरी पहुंच हो पाई है, लेकिन क्योंकि मैंने पास्ट में कभी टियर 9 की मेडिसिन बिल को रिफाइन करने की कोशिश नहीं करी, मैं उसे बस 2 तरीके के मेडिसिन फॉर्मूले को ही दे पाया। इस लेवल तक पहुंचने के बाद मेडिसिनल फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस हो जाती है। अगर किसी के पास टियर 9 की मेडिसिन बिल का फॉर्मूला नहीं होता तो फिर इस लेवल की बिल को रिफाइन करना लिटरली इम्पॉसिबल होगा। अगर हम सच में एक टियर 9 की मेडिसिन फॉर्मूले
फॉर्मूले की वैल्यू की बात करें तो ये टीएन क्लास के चीफ मेथड या फिर 2 स्किल से बिल्कुल कंपेरेबल है। यालो को एल्केमी के रास्ते पे चलते चलते न जाने कितने साल हो गए हैं, लेकिन तभी वो टीयर 9 के मेडिसिन फॉर्मूले बस 2 ही क्रैक कर पाए हैं। और तो ये 9th टीयर के लोएस्ट ग्रेड के फॉर्मूले होते हैं जिसे ट्रेजर पिल भी बोला जाता है। यालो बोल के ये शांति हुए थे, तभी हम जियान को अपनी दोनों आंखें खोलते हुए देखते हैं। जैसे वो अपने हाथ को फैलाता है, दोनों हाथों के बीच में एक एमरल्ड कलर का बीड अपीयर होता है। जैसे यालो की टोली जो कि एक्सट्रीमली एक्सपीरियंस्ड होती है, वो इस एमरल्ड बीड को देखते हैं। वो समझ गए थे कि जियान क्या रिफाइन करने जा रहा है। जॉन कौनसी बोलते हैं बोधिसत्व सीड, ये बोधिसत्व पिल को रिफाइन करना चाहता है। जब जॉनी देखती है कि जियान किस पिल को रिफाइन करने जा रहा है, उनकी आईब्रोज हल्की सी नेट हो गई थी। वो कहती है बोधिसत्व पिल का हाईएस्ट ग्रेड भी बस 9 रंगों वाली पिल लाइटनिंग को आकर्षित कर सकता है। इसके साथ जियान के लिए ओल्ड डीमन हु को हराना मुश्किल होगा। जैसे जॉनी इस बोधिसत्व सीड को देखा था, उन्हें ऐसा लगता है कि आज विक्ट्री हासिल करना बहुत मुश्किल है। इस समय जॉन कौनसी और टियान लीजी के एक्सप्रेशन भी काफी सोलम होते हैं। इन्हें यालो ने पहले बता दिया होता है कि जियान एक दोषंग है। हालांकि जियान अपने स्पिरिचुअल स्टेट के बारे में नहीं बताता, लेकिन ये काफी ऑब्वियस बात है कि वो हेवली रियल में पहुंच चुका होगा। और तो जियान के पास ऑलरेडी टियर 9 की मेडिसिन पिल को रिफाइन करने की क्वालिफिकेशंस हैं। फिर भी ये तीनों समझ नहीं पाते कि जियान ने बोधिसत्व पिल को रिफाइन करने का क्यों डिसीजन लिया। यालो कुछ समय तक हेजिटेट करने लगते हैं। जैसा विश्वास उनका जियान के ऊपर है, उन्हें ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि जियान अपने अपोनेंट को बिल्कुल अंडरएस्टिमेट करने वाला है। यालो कहते हैं जियान के पास अपने प्लान्स होंगे। बोधिसत्व सीड्स को निकालने के बाद जियान की आंखें यालो के ग्रुप की तरफ देखती हैं। जब इन सभी के सोलम एक्सप्रेशंस को देखता है, उसके चेहरे पे एक हल्की स्माइल आती है। भले ही लोगों को लग रहा हो कि उसका पिल रिफाइनमेंट एक्सपीरियंस ओल्ड डीमन हु जैसे एल्डर से वीक है। ऑफ कोर्स अगर नॉर्मली बात कर रही है तो ये काफी नेचुरल बात है कि उसके एक्सपीरियंसेस ऐसे ओल्ड डीमन से काफी कम होंगे। आखिरकार ये हजारों सालों से ट्रेन करते आ रहे हैं। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि जब जियान बोधिसत्व ट्री के अंदर मेडिटेट कर रहा था, वो 100 इनकारनेशंस को एक्सपीरियंस कर चुका है, जिसका मतलब होता है 100 जिंदगियों का अनुभव। जियान के पास इस चीज के अपने बेनिफिट्स हैं और इन सभी बेनिफिट्स में से एक होता है पिल रिफाइनमेंट एक्सपीरियंस का बेनिफिट। बोधिसत्व सीड को बाहर निकालने के बाद जियान सामने के स्पेस की तरफ अपने हाथ को वेव कर देता है। हम तुरंत ही उसकी स्टोरिंग से कई मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स को फ्लोट करते हुए बाहर आते देखते हैं। पलक झपकते ही जियान के सर के ऊपर इकट्ठे हो गए थे। इन नेकी ग्लैंस में देखने में मालूम पड़ता है कि इनकी संख्या 1000 से ज्यादा हो चुकी होगी। जड़ी बूटियों की ऐसी संख्या को देख के आसपास के एल्केमिस्ट एकदम स्पीचलेस फील करते हैं। खैर इन सभी के सरप्राइज भरे चेहरों को जियान बिल्कुल इग्नोर करता है। उसका हाथ खाली हवा में प्रेस होता है। उस जड़ी बूटियों के भंडार में से एक बड़ा पोर्शन सेपरेट हो जाता है। ये तुरंत ही मेडिसिन कल्डन में एंटर कर गया था। जैसे ही कल्डन के अंदर का वो फायर ड्रैगन इतनी सारी मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स को देखता है, ये तुरंत ही उनके ऊपर टूट पड़ता है। जियान की फैंटास्टिक स्पेशल कंट्रोल की वजह से आसमान के वो मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स एक लाइन को बना लेते हैं। ये लगातार जियान की मेडिसिन कल्डन में एंटर करते जा रहे थे। कुछ ही मिनट्स के अंदर कल्डन के अंदर एक फ्राइटनिंग एनर्जी वेव फैलती है। इस एनर्जी वेव की वजह से आसपास का स्पेस स्लोली फ्लक्चुएट होने लगता है। जॉन कौनसी भॉइस से गुड़ के बोलते हैं जियान के मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स के नंबर बोधिसत्व पिल को रिफाइन करने के इंग्रेडिएंट्स से काफी ज्यादा हो चुके हैं। क्या जियान बोधिसत्व पिल को रिफाइन नहीं कर रहा, लेकिन सभी मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स में जाते रहे वो जड़ी बूटियां जो कि बोधिसत्व पिल को रिफाइन करने के लिए यूज कर जाती हैं। ये सुन के यालो और बचे हुए दोनों लोग बस अपने सिर को हिला ही सकते थे। उन्हें भी समझ में नहीं आता कि जियान आखिर क्या करना चाहता है। यालो साय करके बोलते हैं अब हमें बस लास्ट तक वेट करना होगा। चारों लोग अपने दिल के अंदर के डाउट्स को पूरी तरह सप्रेस करने के बाद इस कंपटीशन को पूरे फोकस से ऑब्जर्व करने लगते हैं। भले जियान की पिल रिफाइनमेंट की वजह से काफी बड़ा कमोशन क्रिएट हो गया हो, लेकिन ऐसी बात भी नहीं होती कि सभी क्या उसके ऊपर फिक्स्ड हो। आखिर ये स्मॉल पिल टावर है। यहाँ पे सेंट्रल बेंच के सारे जाने माने एल्केमिस्ट ग्रुप इकट्ठे हुए हैं। इनके स्टैंडर्ड्स कितने हाई होंगे इसकी तो बात करने की जरूरत ही नहीं है। जियान के साथ कम्पीट करे इंडिविजुअल्स काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं। इस रिफाइनमेंट में हवाओं की आवाज के साथ साथ हम कई लाइटिंग बोर्ड्स को भी देख सकते हैं। सारे एल्केमिस्ट के चारों तरफ एक पावरफुल ऑरा फैलने लगता है। अगर इस कंपटीशन को सेंट्रल बेंच में हेल्ड किया जाता तो शायद कि नॉर्मल एल्केमिस्ट अपने दिमाग का संतुलन खो बैठते हैं। आखिरकार उनके लिए पिल रिफाइनमेंट बहुत ज्यादा इंटॉक्सिकेटिंग है। अगर जियान को छोड़ दिया जाए तो फिर ओल्ड डीमन हु की रिफाइनमेंट सबसे ज्यादा लोगों के ध्यान को आकर्षित कर रही थी। रिगार्डलेस इसे लोग चाहे कितना भी नापसंद करते हो, लेकिन इसकी रिफाइनमेंट एबिलिटीज के ऊपर किसी को डाउट नहीं होता है। यालो के हाथों से पिल रिफाइनमेंट चैंपियनशिप के ऊपर झपट्टा मारने के इतने क्लोज पहुंचना ये इसकी पिल रिफाइनमेंट टैलेंट को बताने के लिए काफी है। और तो अभी का ओल्ड डीमन हु तब का वो छोटा सा लड़का नहीं है। उसे अब पहले से कंपेयर बिल्कुल नहीं किया जा सकता। इतने सालों से लगातार ट्रेन करने के बाद उसकी मेडिसिन रिफाइनमेंट एबिलिटीज काफी खतरनाक लेवल पर जा चुकी हैं। इस स्मॉल टावर में भी ऐसे बहुत कम लोग हैं जो उसे सरपास कर सके। आखिरकार ऐसे ही नहीं कहा जाता कि इस एल्डर सिलेक्शन को जीतने के सबसे ज्यादा चांसेस ओल्ड डीमन हु के हैं। इस समय
समय ओल्ड डीमन हु का ध्यान पूरी तरीके से अपने मेडिसिन कलरन के ऊपर फोकस होता है। उसके आसपास कई मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स के रिंग्स घूम रही होती हैं। ओकेजनली कुछ रिच एनर्जी से भरे हुए मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स कलरन के अंदर फेंक दिए जाते थे, जिसके बाद तुरंत ही रिफाइन होकर सॉलिडिफाई हो जाते हैं। ओल्ड डीमन हु बहुत ही अच्छी फेमिलिटी के साथ अपने सारे स्टेप्स को परफॉर्म कर रहा होता है। इसे देख के दूर से मालूम पड़ता है कि यहाँ पे कोई ग्रैंड मास्टर परफॉर्म कर रहा है। उस पत्थर की स्टेज के ऊपर बैठे सातों एल्डर्स की आंखें पूरे स्क्वायर को ध्यान से ऑब्जर्व करती हैं। सभी ने हल्के से नोट किया था। एक एल्डर ओल्ड डीमन हु के रिफाइनमेंट को देख के हंस के बोलता है, लगता है सर मोस्ट लाइकली ओल्ड डीमन हु जीतने वाला है। इन शब्दों को सुन के आसपास के एल्डर्स नोट करते हैं। ओल्ड डीमन हु की मेडिसिन रिफाइनमेंट स्किल्स इन एल्डर्स से बिल्कुल इंफीरियर नहीं होती। वो लाइन के कपड़ों वाली फर्स्ट एल्डर किसी का कोई रिप्लाई नहीं करते। इस समय इनके दोनों हाथ अपने स्लीव्स के अंदर होते हैं। उनकी काम आंखें जियान की लोकेशन की तरफ देख रही होती हैं। पिछले कुछ सालों में ऐसे बहुत कम लोग हैं जिसके आर पार फर्स्ट एल्डर देख ना पाए, लेकिन न जाने क्यों जियान ने ऐसी फीलिंग को देता है। इस समय वो ऐसा महसूस करते हैं जैसे चीजें कुछ अलग होने वाली हैं। उन्हें लगता है सिलेक्शन में एक डार्क हॉर्स अपीयर होगा। पिल रिफाइनमेंट, खासकर जब बात हो रही है हाई टियर की मेडिसिन पिल की पिल रिफाइनमेंट की, तो फिर यूजुअली काफी लंबे समय तक चलती है। जियान के लेवल के एल्केमिस्ट के लिए काफी कॉमन बात है कि वो एक पिल को रिफाइन करने में 10 दिन से 1 महीना ले लें। ऑफ कोर्स आसपास के एल्केमिस्ट को ये पता होता है, इस वजह से वो सभी धैर्य रखते हैं। बल्कि जब हम इनकी आंखों को देखते हैं तो सभी कलर्स को देख के इन सभी की आंखें काफी एक्साइटेड लगती हैं। कोई भी आउटसाइडर किसी भी चीज को बस एंटरटेनमेंट की वैल्यू के लिए देखता है, लेकिन जो इस काम में शामिल होते हैं वो इस काम की स्किल्स को ऑब्जर्व करते हैं। भले ही ऐसे पिल रिफाइनमेंट प्रोसेस की वजह से बाहरी दुनिया के लोग काफी इम्पेशेंट फील करें, लेकिन इन एल्केमिस्ट के लिए ये चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। समय काफी तेजी से फ्लो होता है, पलक झपकते ही 5 दिन बीत जाते हैं। अभी कई मेडिसिन कलर्स के अंदर से हम कुछ क्योटिक एनर्जी की फ्लक्चुएशंस को सेंस कर सकते हैं, लेकिन इन्हें फील करते हुए देख कोई भी डिसअपॉइंटेड फील नहीं करता है। आखिरकार यहाँ पे मौजूद सभी लोग जानते थे कि एल्केमी में फेलियर काफी कॉमन चीज है। कोई भी गारंटी नहीं कर सकता कि उनकी सक्सेस रेट हमेशा 100% ही होगी। यही सेम रूल जियान के ऊपर भी लागू होता है। वो भी ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकता, क्योंकि पिछले 5 दिनों में उसके फेल होने की रेट काफी हाई रही है। वो जड़ी बूटियों से भरे 3 कलर्स को डिस्ट्रॉय कर चुका है। इन सभी फेलियर्स के रीजन अलग अलग होते हैं। अच्छी बात है कि इतने फेलियर्स को एक्सपीरियंस करने के बाद जियान की रिफाइनमेंट प्रोसेस और भी स्मूथ और फास्टर होती जा रही है। उससे अपने फेलियर से कई सीखें मिली हैं। 5 दिन के बाद सभी लोग अपने ट्रैक पे आना शुरू कर देते हैं। लोगों के फेल होने के नंबर्स भी काफी लो हो गए थे। फिर से 5 दिन और पास हो जाते हैं। अब कुछ एल्केमिस्ट के मेडिसिन कलर्स के अंदर से एम्ब्रियोनिक पिल के फॉर्म होने की फ्लक्चुएशंस एमिट होने लगती हैं। आसपास की एनर्जी फ्लक्चुएशंस काफी इंटेंस हो गई थी। जैसे जैसे टाइम और फ्लो होता है, इस ओपन ग्राउंड का एटमॉस्फेयर और भी सीरियस हो गया था। सभी सेंस करते हैं कि सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट अब और भी क्लोज होता जा रहा है। एक समय की बात है, हमें एक बैंग का साउंड सुनाई देता है। अचानक से आसमान में काले बादल इकट्ठे होकर उनमें सिल्वरी स्नेक की तरह लाइटिंग दौड़ने लगती है। एक पल के बाद आसमान में इकट्ठी हुई इन क्लाउड्स में कुछ रंग आने शुरू हो गए थे। देखते देखते 7 रंगों में बदल जाते हैं। जब 7वां कलर अपीयर हुआ था, इन क्लाउड्स की चर्निंग बंद हो जाती है। ये होती है 7 कलर्ड पिल लाइटिंग। अगर ऐसा इवेंट सेंट्रल प्लेन्स के अंदर होता तो अनगिनत लोगों के चेहरों पर शॉक्ड एक्सप्रेशंस होते, लेकिन जिस लेवल के एक्सपर्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं वो 7 रंगों वाली पिल लाइटिंग को देख के बस अपने सिर को हिलाते हैं। ये बात काफी ऑब्वियस है कि ऐसे रिजल्ट के साथ विक्ट्री को हासिल नहीं किया जा सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि वो पहले से ऐसी 5-7 रंगों वाली पिल लाइटिंग को देख चुके हैं और ये कहानी बस पिछले 3 दिनों की है। जॉन कॉन्जी आसमान में पिल लाइटिंग को देख के बोलते हैं, लोइक और 7 रंगों वाली पिल लाइटिंग आ गई। येलो स्माइल करके बोलते हैं, ओल्डलिंग थोड़े से डिप्रेस लग रहे हैं। उनकी आंखें देख रही होती हैं उस ओल्ड मैन को जिसने 7 कलर पिल लाइटिंग को समन किया है। इस समय ओल्डलिंग हेल्पलेस तरीके से अपने सिर को हिला रहे होते हैं। क्लियरली ऐसे रिजल्ट की वजह से बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है। जॉन स्माइल के साथ नोट करती है। उनकी आंखें शिफ्ट होकर देखती है जियान की तरफ। वो कहती है, लगता है यहाँ पे मौजूद लोगों में सबसे शांत तो यही लिटिल फेलो है। जॉन की बात को सुन के येलो के चेहरे पे स्माइल आती है। यहाँ पे कुछ तेजी से पिल रिफाइन करने वाले लोगों ने अपनी पिल लाइटिंग को ऑलरेडी समन कर लिया था और जो एल्केमिस्ट इनसे स्लो होते हैं उनके भी कलर्स के अंदर एम्ब्रियोनिक मेडिसिन पिल फॉर्म हो चुकी होती है। लेकिन अगर जियान के कलर को देखा जाए तो वहाँ पे किसी भी प्रकार का रिएक्शन मौजूद नहीं है और न ही जियान के चेहरे पे कोई एंजाइटी होती है। कोई भी नहीं जानता था कि जियान सच में काम है या फिर वो सबके सामने अपने आप को साहसी दिखाने की कोशिश कर रहा है। जॉन कॉन्जी बताते हैं, ओल्ड डीमन हु अगले 3 दिनों में अपनी पिल को सक्सेसफुली फॉर्म कर लेगा। अगर मेरा गैस सही है तो वो फ्लेम डीमन क्वाइट मिस्टीरियस पिल को रिफाइन कर रहा है। अगर वो इस मेडिसिन पिल को सक्सेसफुली रिफाइन कर पाता है तो ये डेफिनेटली एक 9 रंगों वाली पिल लाइटिंग को आकर्षित करेगी। येलो नोट करके बोलते हैं, लगता है पिछले कुछ सालों में इस ओल्ड डीमन की मेडिसिन रिफाइनिंग स्किल्स काफी सिग्निफिकेंट तरीके से राइज हो चुके हैं। जॉनी कहती है, अगर जियान उसे बीट करना चाहता है तो उसे एक टियर 9 की मेडिसिन पिल को रिफाइन करना ही होगा। लेकिन वो रिगार्डलेस बोरिसोता पिल का लेवल चाहे कितना भी राइज कर ले, वो 9th टियर से ऊपर नहीं आ सकता। हालांकि पिल गैदरिंग चैंपियनशिप के दौरान जियान एक बाहरी चीज पर रिलाई करते हुए अपनी मेडिसिन पिल की क्वालिटी को बढ़ा पाया था, लेकिन वो चीज अब काम नहीं करने वाली। टियर 8 और टियर 9 दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। ये लोग थोड़ा हेजिटेट करते हैं, लेकिन एंड में जाके उनके मुंह से एक ही सेंटेंस बाहर आता है। वो कहते हैं जियान के पास खुद के प्लान्स होंगे। भले ये लोग बाहर से ऐसा शो कर रहे हो, लेकिन अंदर से वो भी काफी एंग्शियस फील करते हैं। जिन मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स को जियान यूज कर रहा है वो
येलो की तरह दिए गए 9th ईयर मेडिसिन फॉर्मूलों की जड़ी बूटियों के एग्जैक्टली मैच नहीं खाते। अगर जियान एक और 9th ईयर के मेडिसिन फॉर्मूला को पोजेस नहीं करता तो फिर लगता है वो कुछ रैंडमली ट्राई कर रहा है। खैर कुछ इसी तरीके से 3 और दिन पास हो जाते हैं। इस समय ओपन ग्राउंड में काफी कम लोग होते हैं। ज्यादातर लोग अपनी पिच को सक्सेसफुली डिफाइन करने के बाद फिर लाइटिंग को अट्रैक्ट करके वापस लौट गए थे। अभी पूरे क्राउड की नजरें दो लोगों के ऊपर होती है। ये दो इंडिविजुअल्स होते हैं, ओल्ड डीमन हो और जियान। सभी पहले डीमन हो की मेडिसिन पिल को पहचान चुके थे। अगर ये पिल सक्सेसफुली डिफाइन हो जाती है तो ये 9 रंगों वाली पिल लाइटिंग को अट्रैक्ट करेगी। ये इस सिलेक्शन प्रोसेस में अपीयर होने वाली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पिल लाइटिंग होगी। वहीं पे अगर जियान की बात करी जाए तो लोग उसकी तरफ उसके अजीब एक्सचेंज की वजह से देख रहे होते हैं। शुरुआत से अभी तक जियान की मेडिसिन कल्डरन में मेडिसिन पिल का एम्ब्रियोनिक फॉर्म बिल्कुल दिखाई नहीं देता। बस कल्डरन के अंदर वो फायर ड्रैगन लगातार डांस कर रहा होता है, लेकिन कोई भी इस फायर ड्रैगन के अंदर से मेडिसिन पिल की फ्लक्चुएशंस को सेंस नहीं कर पाता। जब सभी के दिमाग चकरा रहे होते हैं, आसमान से एक बैंक वाली लाउड साउंड सुनाई देती है। एक एक्सट्रीमली पावरफुल एनर्जी फ्लक्चुएशन फैलती है। तुरंत ही लाइटिंग स्पीड से आसमान में बादल इकट्ठे होने लगे थे। ऐसे सीन को देख के एक बुड्ढा बोलता है, ओल्ड डीमन हो ने अपनी मेडिसिन पिल को सक्सेसफुली रिफाइन कर लिया है। सभी की आंखों के सामने ओल्ड डीमन हो खड़ा हो जाता है। उसके ज़ॉम्बी जैसे चेहरे पे एक अगली सी स्माइल आती है। वो देखता है जियान की डायरेक्शन की तरफ, फिर अपने दोनों हाथों को पीछे करके आसमान के थंडर क्लाउड्स को देखने लगा था। वो थंडर क्लाउड्स चढ़ने होते हैं। कुछ समय के बाद सभी को 9 रंग दिखाई दिए थे। ऐसे सीन को देख के कई लोग खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते। एक गोल्डमैन चिल्ला के बोलता है, ये सच में 9 रंगों वाली पिल लाइटनिंग है। ओल्ड डीमन हो जो कि थंडर क्लाउड्स की तरफ देख रहा होता है, अचानक से उसकी नजरें जाती हैं येलो की तरफ। वो कोल्ड आवाज में कहते हैं, हाँ याओ चैन, लगता है इस बार मुझे जीतने से कोई नहीं रोक सकता। इन शब्दों को सुन के येलो की आईब्रोज नीट हो जाती है, लेकिन इससे पहले वो कुछ बोल पाते ओपन ग्राउंड पे किसी के हंसने की आवाज गूंजती है। वो आवाज कहती है, ऐसा होना जरूरी नहीं है। जैसे ही शब्द ओल्ड डीमन हो के कानों में जाते हैं, उसका दिल बैठ जाता है। वो इस आवाज के सोर्स की तरफ देखता है। जियान जिसने अब तक अपनी आंखों को बंद करके रखा था, इस मोमेंट में वो खुल चुकी थी। अब कैपिटल लाइटिंग का गेम कौन जीतने वाला है, आई गेस रिजल्ट के बारे में तो बात नहीं करूंगा, लेकिन वो प्रोसेस काफी इंटरेस्टिंग होगी। वैसे हम अपने इस एपिसोड के एंड तक आ गए। नेक्स्ट एपिसोड में हम एक नई पिल लाइटिंग के बारे में जानने वाले हैं, जिसके बाद मेडिसिन पिल्स की ग्रेड की बात होगी। ऑफ कोर्स एंड में डिस्कशन हो रहा होगा अलायंस के बारे में। अगर आप उस एपिसोड को मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन कर लेना, जिससे फ्यूचर में आने वाले वीडियोस आपके पास लगातार पहुंचते रहें। अगर वीडियो को लाइक करना भूल गए हो तो भाई ऐसा करना बिल्कुल फ्री है। आपके ऐसे एक्शन से मैं भी जानूंगा कि आप हमें कितना अप्रिशिएट करते हो। अगर आप वीडियोस को रिलीज होने से पहले ही देखना चाहते हो तो चैनल की मेंबरशिप आपका वेट कर रही है। ज्वाइन का ऑप्शन मिलेगा चैनल के होम पेज पे। इस पार्ट के लिए इतना ही। अगर आपने पिछले पार्ट को मिस कर दिया है तो उसे देखने के लिए सीधा लेफ्ट में क्लिक कर लो। अंटिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।